नमस्कार। शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, नए युग के लिए नई खेती, शाश्वत यौगिक खेती, ये कार्यक्रम आपको समर्पित है, कृषि को समर्पित है। कृषि से जुड़े विभिन्न मुद्दे हम इसमें डिस्कस करते हैं, हम उन पर बातचीत करते हैं। आज गौ पालन के ऊपर बातचीत करेंगे। आपको पता होगा कि 1947 में जब भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी, तब देसी गाय की संख्या 60 करोड़ थी। और आज जब हम लगभग 130 करोड़ हो चुके हैं, तब देसी गाय मात्र 6 करोड़ रह गई है। कहां गई ये गायें? क्यों इनकी जनसंख्या घट गई? गो आधारित कृषि होती थी इस देश में, मगर गायें इतनी कम रह गईं। क्या है इन सब का कारण? आज हम इन सब के ऊपर बातचीत करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हर्षा बहन दवे, जो मुंबई से पधारी हैं। आपका शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। दोस्तों, हर्षा बहन दवे बीकॉम ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर में पीजी डिप्लोमा किया हुआ है, कंप्यूटर टीचर हैं। आज के समय में जब लोग गांवों से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, पिछले कई सालों से ये गुजरात में सेटल्ड हैं और 8 सालों से तो शाश्वत यौगिक खेती कर रही हैं। साथ ही साथ हर्षा बहन RERF की रूरल विंग की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आप मुंबई जैसे महानगर में सेटल्ड थी, लेकिन महानगरीय जीवन छोड़ करके आपने खेती करना पसंद किया। गुजरात में सेटल होकर के आप खेती कर रही हैं। ये कैसे संभव हुआ, ये दर्शकों को बताइए, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं वो गांव से हैं और कई बार उनके मन में ऐसा आ जाता है कि वो अब शहर की तरफ भागें। तो ये परिवर्तन कैसे हो? जब हम मुंबई में रहते थे तब भी बहुत सुखी, संपन्न और खुशहाल जीवन था, सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ थी जी। लेकिन जब हम यहाँ आए गुजरात में और जब एग्रीकल्चर से, प्रकृति से जुड़े, तब ये एहसास हुआ कि वो जीवन कितना खोखला था। अब का जीवन बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही खुशनुमा जीवन है जी। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है शहर के जीवन में, जहाँ हम पूरे दिन दौड़ते ही रहते हैं। हाँ जी। जबकि यहाँ बहुत पीसफुल और प्रसन्न जीवन रहता है। जी जी जी। कहते भी हैं कि शहर की धूल मिट्टी में इंसान जो है वो वहीं गुम हो जाता है, मगर अगर गांव की धूल मिट्टी से जुड़ा है तो वो अपनी रूट से जुड़ जाता है, जड़ों से जुड़ जाता है। अच्छा बहन, जैसा कि आज हम गौ पालन के ऊपर बात करने वाले हैं, देसी गायों की जनसंख्या इतनी कम हो गई है, आप क्या समझती हैं? अब तो आप प्राकृतिक जीवन जी रही हैं, खेती किसानी कर रही हैं, शाश्वत यौगिक खेती कर रही हैं, गौपालन भी करती हूँ। गौपालन भी कर रही हैं, उसमें आपकी रुचि है जी। तो गायों की जो संख्या है वो इतनी कम हो गई। एक समय था कि जब भारत में कोई इंसान कितना धनवान है उसका देखा जाता था कि उसके पास कितनी गाय है। जी जी जी। और दान में भी गाय का दान श्रेष्ठ माना जाता था। लेकिन फिर वो समय आया कि दूध का मूल्य, रेट्स, फैट के ऊपर काउंट करने लगे। माना जितनी फैट दूध उतना आपका रेट ज्यादा। जी ठीक है। इसलिए जो गौपालक थे वो शिफ्ट हो गए भैंस के ऊपर। अच्छा। क्योंकि भैंस के फैट ज्यादा रहती है। जी 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 जी। फिर एक समय आया, जैसे हर बात में विदेशी आक्रमण हुआ है, तो ऐसे विदेशी संस्कृति का आक्रमण हुआ। विदेश से HF गाय, हॉस्टिन जर्सी गाय आई, जो कि भारी मात्रा में दूध देती है कंपेयरिंग टू इंडियन काउ। जी 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 जी। भले ही उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बहुत कम है जी, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से जो पशुपालक है वो तो आमदनी देखता है जी, उसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट है वो विदेशी गाय की पालना में बढ़ गया। ओके। तीसरा की जो भावनाएं थी, गौ माता, वो भावनाएं लुप्त हो गई। हाँ जी। आज इंसान अपने परिवार के प्रति भी उसकी भावना कम हो गई है, तो प्रकृति और जानवर, पशु, प्राणी सबके प्रति उसकी भावनाएं कम हो गई है। तो वो जो पहले की भावना थी कि गाय हमारी माँ है, प्रकृति भी वो देवी है, तो वो जो भावना थी वो कम हो गई, सिर्फ प्रोफेशन रह गया। जी, इनफैक्ट ये भी कहा जाता था कि देवी देवताओं का वास होता है गाय के अंग में। तो वो गाय का महत्व आज लोग भूल चुके हैं। जो अभी का जनरेशन है उसको पता ही नहीं है कि गाय की क्या वैल्यू है, कि गाय है वो संसार में एकमात्र प्राणी है जिसके शरीर में वात, पित्त और कफ का बैलेंस रहता है सदैव। हाँ, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम ये बैलेंस बिगड़ता है, जबकि गाय के शरीर में ये बैलेंस रहता है, और इसलिए उससे जो भी प्रोडक्ट मिलती है, चाहे दूध हो, चाहे मूत्र हो, चाहे गोबर हो, वो हमारे लिए
प्रकृति के लिए, धरती के लिए, पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि वो बैलेंस्ड ही आउटपुट आता है। यस यस। क्या बात। फिर जो देसी गाय होती है उसको कोंद होती है, हम्प कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि वो हम्प है ना, वो एंटीना का काम करती है। अच्छा, वो कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करती है। ओके। और उसकी वजह से उसका दूध जैसे कि जड़ी बूटी समान हो जाता है। उसके अतिरिक्त गाय के शरीर में एक स्वर्ण नब्ज या सूर्य नब्ज, सूर्य नाड़ी कहते हैं गुजराती में उसे, जी, जी। जिसकी वजह से आपने गौर किया होगा कि देसी गाय का दूध पीले रंग का होता है। हाँ, उनकी मलाई पीली होती है, घी भी पीला बनता है। तो वो स्वर्ण तत्व उसमें मिक्स होता है जब दूध बनता है तो। जी। इसलिए शायद न जाने कितनी बीमारियों में बोलते हैं कि गाय का दूध पियो, गाय के दूध का घी इस्तेमाल करो, जी, यही सारी चीजें। और देखिए हम सोना भी इसलिए पहनते हैं, स्वर्ण भस्म भी खाते हैं औषधि में, क्योंकि वो सोना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जो गाय के दूध में बिल्कुल सुपाच्य होकर आता है। इसलिए छोटे बच्चों को हम माँ के दूध के बाद गाय का दूध पिलाते हैं। बिल्कुल ठीक। और गाय का दूध पीने वाला बच्चा या इंसान वो तेजस्वी, बुद्धिशाली और तंदुरुस्त रहता है। अब ये बातें आज की जनरेशन नहीं जानती है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो गाय के महत्व का पता नहीं है। तीसरी बात कि आपने जैसे कहा कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता है। हाँ जी। अगर आप शास्त्रों में जो हमारे गाय का चित्र है, अगर वो देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। गाय के मूत्र में श्री धन्वंतरी को दिखाया है। धन्वंतरी माना स्वास्थ्य का देवता या औषधि का देवता। तो उसके मूत्र में इतनी मेडिसिनल वैल्यू है कि जो अनेक रोगों के लिए लाभदायक है, स्पेशली स्किन डिसीज, कैंसर। गाय के जो भी प्रोडक्ट है, दूध, दही, घी और मूत्र और गोबर, इसको मिला के एक पंचगव्य नाम का औषध बनता है, जो कैंसर में बहुत लाभदायक है, अनेक रोगों में लाभदायक है। जी। फिर गाय के जो चित्र है उसमें गोबर में लक्ष्मी जी को दिखाया है। जी। तो जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे शौक लगा कि माँ लक्ष्मी और गोबर में। जी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि गाय का जो गोबर है वो उसके 1 चम्मच या 1 ग्राम गोबर ने 3 करोड़ से भी ज्यादा माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स माना सूक्ष्म कीटाणु या कहते हैं मित्र कीटक, कि जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत लाभदायी है। बिल्कुल ठीक। वो क्या करते हैं कि हमारी जमीन में, मिट्टी में 16 प्रकार के खनिज तत्व होते हैं, जिन्हें हम मिनरल्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जी। तो ये कीटक उन न्यूट्रिएंट्स को पाच्य बनाते हैं पौधों के लिए। जी। जिसकी वजह से फिर वो पौधे अपने रूट के द्वारा उन तत्वों को इजीली एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा कि गाय के गोबर में फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से जमीन की पोरोसिटी बढ़ती है। जब हम केमिकल खाद डालते हैं तो जमीन कड़क हो जाती है। जी। तो हवा की आवन जावन नहीं हो पाती है, लेकिन जब गोबर का इस्तेमाल करते हैं तो वो एकदम मुलायम रहती है। जी। तो पौधों को ग्रोथ करने के लिए उसके रूट्स को भी जगह मिलती है और हवा की पर्याप्त हवा पहुंचती है वहां तक, तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है, तो नेचुरली पौधे अच्छा ग्रो। अगर पौधों का अच्छा ग्रोथ है तो नेचुरली उसका प्रोडक्ट भी, जो भी अन्न धान्य ज्यादा मिलेगा। जी। तो आमदनी बढ़ेगी तो लक्ष्मी आएगी। क्या बात की, क्या तो बात की। इस लॉजिक से हमारे जो ऋषि मुनि बहुत इंटेलिजेंट थे। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने क्या कह दिया कि गाय में 33 करोड़ देवता है, गोबर में लक्ष्मी है। ये जो बहुत लॉजिकली उन्होंने बताया, बड़ा प्रैक्टिकल भी लग रहा है। आपने शुरू में ही कहा कि जिसके पास गौ ज्यादा वही धनवान ज्यादा। अब किसानों के पास गाय ज्यादा होती थी पुराने समय में, इसीलिए उन्हें धनवान भी कहा गया, क्योंकि गाय ज्यादा, खेती अच्छी, इसलिए उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी। जी। लेकिन जब ये जो आपने कहा कि विदेशी आक्रमण हुआ, तो मुझे आप ही की बात से जब आप बोल रहे थे तो मुझे स्ट्राइक किया कि गौमूत्र के नाम पर उपहास करके उस औषधि को लेना हमने बंद किया और दूसरे प्रकार की औषधियां लेना शुरू की जो साइड इफेक्ट करती हैं शरीर पर, और हम नहीं जानते कि उन औषधियों में क्या मिलाया जा रहा है। सही है, कितने डेंजरस केमिकल होते हैं जो हमें साइड इफेक्ट में बहुत ज्यादा, मतलब एक आपका दर्द कम होता है और अनेक दर्द आ जाते हैं कहीं। सही बात है, बिल्कुल। तो बहुत साइड इफेक्ट है, जबकि हमारी जो गौमूत्र है वो बहुत ही शरीर के लिए लाभदायी है, जमीन के लिए भी बहुत लाभदायी है। और जब पौधों पे कीटक बैठते हैं तो हम तो गौमूत्र को पानी में मिला के उसका ही छिड़काव करते हैं। अरे वाह। तो उससे जो किसान है उसका जो खर्च होता है पेस्टिसाइड्स में और केमिकल खाद में, वो हजारों रुपए बच जाता है। जी। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि गाय तो बहुत महंगी पड़ती है, ये एक मिथ है। वो लोग समझते हैं कि अगर दूध देती है, उससे आमदनी होती है, तो ही वो गाय प्रॉफिटेबल है, लेकिन नहीं। एक गाय से आप 4 एकड़ तक खेती कर सकते हैं, आपको कोई
बाहर की दवाई लाने की जरूरत नहीं है, बाहर का खाद लाने की जरूरत नहीं है, तो वो हजारों रुपए आपके बचते हैं, तो वो तो प्रॉफिटेबल हुआ। बिल्कुल ठीक। उसके उपरांत आपको दूध मिलता है, आपके परिवार को अच्छा अन्न मिलता है, और आपकी खेती अच्छी रहती है, उसमें भी कोई जहर नहीं है, जी, जी, जी। वो स्वादिष्ट और ताकतवर बनती है। जी, आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिर्फ अज्ञानता, गाय से क्या क्या फायदे होते हैं, इस बात की अज्ञानता ने कहीं गाय की संख्या में कमी करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। और आपने बताया कि गौमूत्र हो या फिर वो गोबर हो, वो देसी खाद बनाने में, देसी कीटनाशक बनाने में महत्वपूर्ण घटक, बहुत महत्वपूर्ण घटक है। तो कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया कि बहुत खर्चा भी बच रहा है। तो क्या ऐसा किया जा सकता है हर्षा बहन कि हमारे दर्शकों में, हमारे किसान भाइयों में गौ पालन के प्रति संवेदना आए, वो देसी गायों को पालना शुरू करें, या इनकी संख्या में वृद्धि के लिए क्या किया जाए, क्या उपाय आप समझते हैं? सबसे पहले तो अवेकनिंग की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है। देखिए, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ। हम जब छोटे थे और ट्रैवलिंग करते थे ट्रेन में, पानी कैसे पीते थे? स्टेशन आया, वहां पे नल रहता था, जाकर हम जग भर के लाते थे, वही पानी। बिल्कुल ठीक। आज का कोई बच्चा ऐसा पानी पिएगा? नहीं। वो 15 रुपए की बिस्लेरी वाटर लेगा। बिल्कुल मिनरल वाटर। संस्कार आज घर घर में नहीं, क्योंकि उसको ये कहा गया है कि वो पानी गंदा होता है, इट इज हार्मफुल टू योर हेल्थ। जी, आप बीमार पड़ जाओगे, आपको पेट का दर्द होगा, इसलिए आपको मिनरल वाटर पीना है। आज घर घर में आरओ प्लांट लगे हुए, कितने महंगे होते हैं, फिर भी लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो जब ये आज की जनरेशन को हम ये नॉलेज दे कि गाय का दूध आपके लिए कितना कीमती है, गाय का घी आपके शरीर के लिए कितना कीमती है, गाय का हर प्रोडक्ट, आप जो केमिकल वाला फूड खा रहे हो वो आपके लिए कितने नुकसानकारक है, और अगर आप गाय का गोबर से और मूत्र से बने हुए जो खाद इस्तेमाल करते हैं, उसका जो अन्न उत्पादन होता है वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल है, आपके हेल्थ के लिए। आज देखिए, अकाल वृद्धत्व हो रहा है, छोटा बच्चा होगा चश्मा होगा, छोटा बच्चा होगा बाल सफेद होंगे। हाँ जी। अभी मैं आपको एक हंसी की बात सुनाती हूँ। हम एक किसान के खेत में गए, तो उसके पास सिर्फ देसी गाय थी, तो मैंने उसको ऐसे प्रश्न पूछ लिया कि भाई आपने एक भी जर्सी गाय नहीं रखी है? हाँ। तो बोला मैं क्यों रखूं? अच्छा। क्योंकि ये गाय का अगर वो बच्चा देना बंद भी कर देती है, दूध देना बंद भी करती है, तो भी उसके मूत्र और गोबर से मेरी खेती चलती है जी। जब तक वो दूध देती है, मेरे परिवार को अच्छा दूध मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो मेरा डॉक्टर का खर्चा नहीं होता है। बिल्कुल ठीक। केमिकल फर्टिलाइजर डालते नहीं है, तो अच्छा अन्न हमें मिलता है। और उतने में ही उसकी माँ जो बूढ़ी थी, वो आई हमारा डिस्कशन सुन के, ऐसे खड़ी रही, बोलती मैं 100 साल की हूँ, लेकिन मुझ में आपसे ज्यादा ताकत है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही। और कहती है कि क्योंकि मैंने गाय की सेवा की है, देखो क्या भावना है उनकी, कि मैंने गाय माता की सेवा की है, इसलिए मेरी तंदुरुस्ती इतनी अच्छी है। क्या बात है। बोली चलो खेत में काम करते हैं हम। कौन पहले थकेगा? तुम थक जाओगी, मैं नहीं थकूंगी। तो कितनी वैल्यू है। आज हमारा जीवन शैली कितनी, मतलब स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, साथ में हम कितनी थकान महसूस करते हैं, कितने रोग हैं। अगर हम ऐसा अन्न खाते हैं, ऐसा दूध पीते हैं, ऐसा घी, आज देखिए हमारे गाय की डिमांड विदेश में ज्यादा है। कुछ किसान हैं, कुछ गौपालक है, वो एक्सपोर्ट करते हैं गाय का घी, गाय का मूत्र, जिससे उनके बहुत अच्छी आमदनी होती है। तो अगर ये अवेकनिंग गौ पालकों में आ जाए, किसानों में आ जाए, और जो उसका यूज करने वाले, प्रोडक्ट का यूज करने वाले हैं, उनको आ जाए। आज ऑर्गेनिक फूड का हम कितना दाम देते हैं दुकान में। आप ऑर्गेनिक कोई सिंपल आप अन्न लीजिए और ऑर्गेनिक आप मुंह बोले दाम देते हैं, क्योंकि वो अवेकनिंग आ गई है। तो जब गाय के प्रोडक्ट की भी ये अवेकनिंग आएगी, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसका दाम बढ़ेगा, तो वो गौपालक जो है तो ही वो देशी गाय को पालना करेगा। बिल्कुल ठीक। तो हमें अवेकनिंग लानी है। और कभी कभी तो मैं ये भी सोचती हूँ कि हम जब फ्री टाइम होता है तो हम डिस्कशन करते हैं चौरे चौटे पे, पॉलिटिक्स का डिस्कशन करते हैं, क्रिकेट का डिस्कशन करते हैं, सिनेमा का करते हैं। क्यों हम ऐसी पॉजिटिव बातों का डिस्कशन नहीं करते हैं जो हमारे आने वाले बच्चों के लिए जरूरी है, हमारी पीढ़ी के लिए जरूरी है। देखिए, कुछ समय पहले एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चला था, सेव टाइगर। उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज जुड़े थे, लाखों करोड़ों का खर्चा उसके पीछे किया गया। जब गाय तो हमारे डे टू डे लाइफ में जुड़ी हुई है, तो हम उसके लिए भी कुछ अवेयरनेस करें, इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स लाएं,
कुछ प्रोजेक्ट्स लाए, बहुत जैसे अच्छा। सेव अर्थ का प्रोजेक्ट है। हाँ। आज सारा विश्व मानता है उसको कि हाँ, हमें पृथ्वी को बचाना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए। जी। तो ऐसे सेव काऊ क्यों नहीं हो सकता? सेव इंडियन काऊ, सेव गोधन गोधन सही बात क्यों है। नहीं हो सकता? नहीं, बहुत अच्छा सजेशन है आपका, मुझे लगता है हर्षा जी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी दर्शक इस सजेशन को सुन रहे हैं, और जो जागरूकता, जो आपने बारीक बारीक पॉइंट्स बताए हैं गाय से मिलने वाले उत्पाद के बारे में, गौपालन से होने वाले फायदे के बारे में, वो सारे उन तक पहुंचे हैं। मैं आपसे चाहूंगा, आप इतनी भावनात्मक रूप से अपनी चर्चा कर रहे थे, हमारे सुनने वालों को जागरूकता के लिए आप जरूर उनसे कुछ बात करें। जरूर जरूर, मैं उनसे यही नम्र निवेदन करूंगी कि आप जो आपने सुना गाय के बारे में, वो आप दूसरों को बताइए। तो इस तरह एक अवेयरनेस आ जाएगी लोकल पब्लिक में, जी, जो आम जनता है। जी। और जब आम जनता में ये अवेयरनेस आएगी तो जरूर ये डिमांड और सप्लाई इसका बढ़ जाएगा। दूसरा, मैं अपील करना चाहूंगी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनजीओज, कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो CSR का काम कर रहे हैं, उन सबसे मैं अपील करती हूँ कि इस प्रोजेक्ट को अपना योगदान दें और जितना हो सके इन बातों का प्रचार प्रसार कीजिए, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा विश्व छोड़ के जाएं। बहुत सुंदर अपील किया आपने, और बहुत अच्छे सजेशंस भी दिए अपनी अपील में। मुझे तो बहुत खुशी हुई, और जिस तरह से आपने गौ पालन से रिलेटेड एक एक बात बारीकी से बताई है, गौ उत्पाद से रिलेटेड एक एक बात बारीकी से बताई है, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूं कि हमारे सभी देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहती हूँ कि हमारी ये परंपरा है कि जब हम यज्ञ करते हैं, हाँ जी, तो उसमें हम गोबर से, भारतीय गाय की गोबर से बने हुए कंडे इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। और आहुति भी गाय के घी की डालते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इससे पर्यावरण को इतना जबरदस्त फायदा होता है। हाँ जी, क्योंकि उसमें ऐसी वैल्यूज है ताकि ये शुद्धता हो जाती है, वातावरण में जाती है किसी भी हवन या यज्ञ के बाद। वाह, ये भी एक बहुत अच्छी बात बताई। तो क्या कंडे अगर हम जलाते हैं गांव में अपने आसपास के घर में, तो उससे भी कुछ पर्यावरण डेफिनेटली दुश्मन कीटाणु नष्ट हो जाते होंगे। ये बात बहुत अच्छी बताई आपने। मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपनी बिजी लाइफ छोड़ करके शाश्वत यौगिक खेती आप कर रहे हैं, उसमें से समय चुरा करके आप हमारे बीच में इस टॉक शो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमने गौ पालन, गौ उत्पाद और गौ संरक्षण कैसे किया जाए, इस पर चर्चा की है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने जो कुछ भी चर्चा की, आइए सबसे पहले इस पर एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। गौ संरक्षण। भारत में सन 1947 में 33 करोड़ की आबादी थी, जबकि देशी गाय 67 करोड़ थी। वहीं आज भारत की आबादी 140 करोड़ है, मगर देशी गाय केवल 6 करोड़ बची हैं। इतने बहुमूल्य प्राणी का संरक्षण बहुत जरूरी है। जैसे सेव टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी प्रकार सेव देशी गाय भी उतना ही जरूरी है। जहरीले अन्न एवं बंजर बनती जमीन को बचाने में देशी गाय की सर्वोत्तम भूमिका है। आज सड़कों पर, चौराहों पर, सब्जी मंडियों में आवारा पशु की गिनती में देशी गाय बहुतायत मिलती है। देशी गाय की भीड़ भरी सड़क पर खड़े रहने और बीच बीच में बैठ जाने से सभी को परेशानी उठानी पड़ती है। म्यूनिसिपैलिटी भी इनके गोबर, गोमूत्र की गंदगी से परेशान हो जाती है। यदि इन पशुओं को गौशाला में पहुंचाया जाए, इनके चारे पानी की उचित व्यवस्था की जाए, तो देशी गाय का संरक्षण किया जा सकता है। जहां अनेक परेशानी से हम बच जाएंगे, वहीं संगठन में देशी गाय का संवर्धन भी होगा। साथ ही बहुमूल्य दुग्ध उत्पाद, गोबर, मूत्र आदि से देश की आय में भी वृद्धि होगी। इस कार्य को कार्यान्वित करने हेतु सरकार की अग्रणी भूमिका है। साथ ही समाज सेवी संस्थाओं, समाज के गणमान्य नागरिकों एवं उद्योगपतियों को भी इस दिशा में पहल करनी होगी। सबके संगठित प्रयास से हम देशी गाय का संवर्धन और संरक्षण अच्छे से कर पाएंगे।
गोकुल गाँव बनाए, दुनिया का सिर मोर बनाए, दुनिया का सिर मोर बनाए। दुलारे प्यारे अपने भारत देश को, आओ गोकुल गाँव बनाए, गोकुल गाँव बनाए। मटरन की फलियन माँ मोतियन से धनवा, मटरन की फलियन माँ मोतियन से धनवा। देखी हर्षै है जब किसनवा के मनवा। भरी है अनजवा से खेत खलिहनवा, नच है अंगनवा माँ संजवा बिहनवा। ऐसा सुंदर परिस्तान बनाए, आओ गोकुल गाँव बनाए। सुन के संदेशवा किसान जब जगी है, सुन के संदेशवा किसान जब जगी है। सारी बुराई व्यसनवा को तजी है। राजयोग ध्यान से शक्ति जो पई है, मनवा की तार जोड़ जीरा जुड़ई है। सबके जीवन ज्योत जगाए, आओ गोकुल गाँव बनाए। हर्षा बहन ने हमें बताया गौ पालन के बारे में बहुत बारीकी से, गौ उत्पाद के बारे में बहुत बारीकी से। अगर हम इन चर्चाओं पर ध्यान देने लग जाएं, गौ पालन से होने वाले फायदों के बारे में सोचने लग जाएं, गौ उत्पाद से होने वाले फायदों के बारे में सोचने लग जाएं, तो गौ संरक्षण अपने आप होने लग जाएगा। और जैसा कि हर्षा बहन ने एक सजेशन दिया था कि हम चौपालों पर न जाने किस किस तरह की डिस्कशन करते हैं, चर्चाएं करते हैं, यहाँ वहाँ खड़े होकर के बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। तो अगर हम अपनी चर्चाओं में गौ पालन, गौ उत्पाद जैसे विषयों को शामिल कर लें, तो गौ संरक्षण होने लग जाएगा, गौ पालन होने लग जाएगा, और माउथ पब्लिसिटी के जरिए ये अवेकनिंग, ये जागरूकता जन जन तक फैल जाएगी। तो इस सजेशन को आपको जरूर अमल में लाना है। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।